हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण, सोशल साइंस और जीके, और साथ ही आपके 60 से लेकर 80 तक के क्वेश्चन है वो विज्ञान के रहेंगे। तो इन सारे क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, आज की अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। पहला क्वेश्चन है, स्टेट बर्ड ऑफ एमपी इज, मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी कौन सा है। मध्य प्रदेश का जो राज्य पक्षी है वो दूधराज है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पैराडाइज फ्लाई कैचर है, ये क्या कहलाता है, दूधराज कहलाता है, और यही मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पक्षी की, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। लेकिन मध्य प्रदेश राज्य का जो राजकीय पक्षी है वो दूधराज है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 32। विच रिवर इज नोन एज लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कौन सी नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे 4 नदियों के नाम दिए गए हैं और हमें बताना है कि इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहलाती है। तो नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। आप लोगों ने पढ़ा होगा इस क्वेश्चन को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए, प्रकृति जो पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी का जो चारों ओर परिक्रमा लगाता है वो कौन लगाता है, चंद्रमा लगाता है। तो पृथ्वी का जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। मून इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अगर आर्टिफिशियल सैटेलाइट की बात करें जो कि मनुष्य भेजता है, तो वो तो बहुत सारे भेजे गए हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है 34। विच कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज नोन फॉर द अर्थक्वेक, यानी किस देश में सबसे अधिक भूकंप आते हैं। 4 देशों के नाम दिए गए हैं। सबसे अधिक भूकंप भूकंप किस देश में आते हैं, भारत में, फ्रांस में, जापान में और श्रीलंका में। तो सबसे ज्यादा जो भूकंप आते हैं वो जापान में आते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जापान में इतने भूकंप आते हैं कि क्या बताएं। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 35। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया, यानी निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए, भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, बांग्लादेश है। लेकिन जो इंग्लैंड है वो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड यूरोप में आता है आई थिंक। तो इंग्लैंड भारत का पड़ोसी देश नहीं है, जबकि जो पाकिस्तान है, नेपाल है और बांग्लादेश है, ये सभी भारत के पड़ोसी देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 36। हाउ मैनी ड्रिंकिंग वाटर इज अवेलेबल ऑन अर्थ, शुद्ध जल यानी पीने का पानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत है। देखिए, पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा पानी है, लेकिन जो बाकी का पानी वो खारा है। सबसे ज़्यादा जो पानी है वो खारा है ना। तो इस वजह से सिर्फ कुछ ही मात्रा में पानी है वो पीने के योग्य है। जैसे कि जो बारिश का पानी आता है वो ही पीने के योग्य होता है, नदियों का पानी पीने के योग्य होता है, समुद्र का पानी पीने के योग्य नहीं होता है क्योंकि वो खारा होता है। तो पृथ्वी पर जो पानी पीने के योग्य है वो सिर्फ 3% है। पानी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन पीने योग्य कितना है, सिर्फ 3% है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोला जाता है कि पानी को बचाना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको पानी बर्बाद करने का शौक हो तो फिर आप समुद्र के पानी को बर्बाद करो, घरों के पानी को मत बर्बाद करो। 37 क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट आर, यानी जैव विविधता हॉट स्पॉट है। ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, काफी सारे पेपरों में हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। तो जैव विविधता का जो हॉट स्पॉट है वो जंगल है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फॉरेस्ट है वो जैव विविधता के हॉट स्पॉट्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 38। द हैवीएस्ट एनिमल ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का सबसे भारी जंतु है। देखिए, पृथ्वी का जो सबसे भारी जंतु है, अब आपको इस क्वेश्चन को देख के पहले तो एक डाउट आ रहा होगा कि सबसे भारी जंतु है वो हाथी है ना, क्योंकि हाथी ही सबसे ज्यादा वजन में ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जो नीली वेल होती है ना, जिसको बोलते हैं ब्लू वेल, ये समुद्र में रहती है ना। ये कई हाथियों के वजनों के बराबर होती है, सिप के बराबर भी होती है। जो छोटा वाला सिप होता है ना, उसके बराबर होती है नीली वेल। तो सबसे भारी जो जंतु है वो नीली वेल है, इसको ब्लू वेल बोलते हैं। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 39। डीडीटी कॉसेस, डीडीटी के कारण होता है। 39 क्वेश्चन है, डीडीटी के कारण क्या होता है। डीडीटी जो कारण होता है वो जल प्रदूषण के कारण होता है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाटर पॉल्यूशन के कारण क्या होता है, डीडीटी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 40।
व्हेन वाज मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट स्टेबलाइज्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? तो भारत सरकार द्वारा जो पर्यावरण मंत्रालय की स्थापना की गई थी वो 1972 में की गई थी। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा पर्यावरण मंत्रालय की जो स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 41, इन इकोसिस्टम ग्रीन प्लांट्स आर, यानी पर्यावरण में हरे पौधे हैं। देखिए जो हरे पौधे होते हैं उनको कौन खाता है? उनको खाता है हिरण, ठीक है। और हिरण को कौन खाता है? शेर खाता है। तो जो हरे पौधे होते हैं वो उत्पादक कहलाते हैं, क्योंकि ये उत्पन्न हुए हैं और एक कैसे हैं, एक किसका भोजन बन रहे हैं? हिरण का। हिरण क्या है? प्रथम उपभोक्ता है। तो इसको बोला जाता है उत्पादक। पर्यावरण में जो हरे पौधे होते हैं वो प्रोड्यूसर होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है 42, डिसीजेस कॉज्ड बाय एयर पॉल्यूशन आर, यानी वायु प्रदूषण से होने वाले रोगों के नाम लिखो। अब देखो जो वायु से प्रदूषण से रोग होंगे, है ना, वो ऐसे रोग होंगे जिनमें वायु का यूज हुआ हो, जो वायु से संबंधित हो, जैसे कि निमोनिया और मलेरिया। ये तो मच्छर से संबंधित है, ये नहीं होगा। दूसरा दूसरा है अस्थमा और तपेदिक। अस्थमा में क्या होता है कि सांस लेने में दिक्कत होती है, ये हवा से संबंधित है, वायु सांस लेने से संबंधित है, तो ये हो सकता है। मलेरिया और एड्स, जैसे कि हम मलेरिया की बात कर चुके हैं, मच्छर से होता है, तो ये भी नहीं होगा। इन्फ्लुएंजा और रेबीज, एक जो कुत्ते होते हैं उनके काटने से होता है, तो ये भी नहीं होगा। अब इसमें से सिर्फ बी ऑप्शन ही सही लग रहा है, जो कि वायु प्रदूषण से रोग हो सकता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। जो अस्थमा और तपेदिक का रोग होता है वो वायु प्रदूषण के कारण हो सकता है, तो बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43, विच गैस इज मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एलपीजी, यानी एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो एलपीजी में जो मुख्यतः गैस पाई जाती है वो ब्यूटेन है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए किसी भी एलपीजी में जो 40% होती है वो प्रोपीन होती है, ठीक है। और 60% जो होती है वो ब्यूटेन होती है। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो गैस होती है वो ब्यूटेन होती है, और 40% क्या होती है? प्रोपेन होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 44, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, तो हमें बताना भी मुश्किल होगा कि कितनी बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिल्कुल रट लो अगर नहीं पता तो। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो 44 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 जून। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 45 एंड है हमारा एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण का लास्ट क्वेश्चन है। चिपको मूवमेंट इज रिलेटेड विथ, यानी चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन संरक्षण से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से और पशु संरक्षण से। चिपको आंदोलन में क्या हुआ था कि कुछ महिलाएं और पुरुष, कुछ लोग पेड़ों को काटने आए थे, तो कुछ महिलाएं और पुरुष पेड़ों से जाकर लिपट गए थे, है ना, उनको कटने से बचाने के लिए। तो चिपको आंदोलन किससे संबंधित होगा? पेड़ों से संबंधित है, पेड़ों को कटने से रोका गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा वन संरक्षण। क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन, वन संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारी जो जीके है या सोशल साइंस है उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है 46, विच एनिमल इज कॉल्ड शिप ऑफ डेजर्ट, यानी किस प्राणी को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है? मरुस्थल मीन्स रेगिस्तान। तो रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? वैसे आपको पता होगा। देखिए रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को, कैमल। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन इज द लार्जेस्ट प्लानेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस क्वेश्चन का आंसर मैं काफी बार बता चुका हूं, इंपॉर्टेंट है। हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो बृहस्पति है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं, जो जुपिटर है वो सबसे बड़ा है। इसके बाद जो शुक्र ग्रह है उसको कहा जाता है भोर का तारा या सांझ का तारा। ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में। भोर का तारा किसे कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी पर एक जीवन मात्र है जिस पर हम रहते हैं, वो पृथ्वी है। और जो शनि ग्रह है इसके चारों एक परवलयाकार बलय रहती है, धुआं रहता है ना। आपने देखा हो एक चारों तरफ इसके सफेद सफेद धुआं रहता है और बीच में शनि ग्रह है वो घूमता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 48, व्हेन डिड चाइना इन्वेड इंडिया, यानी चीन ने भारत पर कब कब आक्रमण किया था?
तो जो चीन और भारत की लड़ाई हुई थी वो 1962 में हुई थी। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण है वो किया था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 49। विच ओशियन इज सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ इंडिया? यानी भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो भारत के दक्षिण में जो महासागर है वो हिंद महासागर है, जिसको बोलते हैं इंडियन ओशियन। तो यहाँ पे इंडिया की बात की गई है, इंडिया के पास में कौन सा ओशियन होगा? इंडियन ओशियन होगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। हु बिल्ट ताजमहल? यानी ताजमहल किसने बनवाया? देखिए जो ताजमहल है वो शाहजहां ने बनवाया था। और क्यों बनवाया था? तो शाहजहां की कोई बेगम थी, 14 या 15वें नंबर की बेगम थी, जिनका नाम था मुमताज। तो उनकी मरने के बाद उनकी याद में ताजमहल है वो बनवाया गया था। और जब ये ताजमहल बनवाया गया था उस समय पे इस ताजमहल को बनवाने का जो खर्चा आया था, आज से आप समझ सकते हो 200-300 साल पहले, है ना, जो खर्चा आया था वो 1 करोड़ रुपए आया था। और उस जमाने में 1 करोड़ रुपए इतनी बड़ी राशि थी कि जो वहां की प्रजा थी वो, मतलब उनके पास कुछ नहीं बचा था, भूखी मरने वाली थी। तो फिर क्या हुआ, शाहजहां का जो पुत्र था औरंगजेब, उसने शाहजहां को कैद कैद करवा दिया था, है ना, कैद खाने में डलवा दिया था, इसी ताजमहल की वजह से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 51। इन विच गेम द टर्म गूगली इज यूज्ड? किस खेल में गूगली शब्द का प्रयोग होता है? तो अगर आप क्रिकेट देखते होगे तो आपको पता होगा, है ना, उसमें कमेंट्री में बोलते हैं कि गूगली फेंकी और आउट। तो जो गूगली बर्ड है वो जब गेंद फेंकते हैं, गेंद का एक टाइप होता है, उसको बोला जाता है गूगली। और गूगली हमारा क्रिकेट से संबंधित है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कुछ लोग बोलोगे कि हम तो क्रिकेट देखते नहीं तो हमें कैसे पता होगा? तो देखो बेसिक अवेयरनेस आपको रखनी पड़ेगी चारों ओर की, क्या हो रहा है, कौन सा गेम क्या है। आपको इंटरेस्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको इंटरेस्ट नहीं है। हो सकता है कि आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट ना हो, लेकिन जिसने क्वेश्चन पेपर बनाया है उसको तो इंटरेस्ट हो सकता है और वो क्वेश्चन भी दे सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं 52। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट लिखा हुआ है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक नहीं है? इन चारों में से ऐसा कौन है जिससे वायु प्रदूषण नहीं होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, इससे तो वायु प्रदूषण 100% होता है। SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, इससे भी होता है। NH3 अमोनिया, इससे तो और होता है। O2 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से वायु प्रदूषण नहीं होता है। जितनी ज्यादा ऑक्सीजन वायुमंडल में रहेगी उतना ही वायुमंडल कम प्रदूषक होगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारा वायु प्रदूषक नहीं है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। द नंबर ऑफ वेदास आर, यानी वेदों की संख्या है। तो 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद। 4 वेद हैं हमारे। सॉरी 3 पे टिक लगा रहा था, 4 आंसर आएगा, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद, ये 4 वेद हैं टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 54। द एज डिसाइडेड फॉर वोटिंग एज, यानी मताधिकार के लिए निर्धारित आयु है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है, सभी को पता है। देखो जो वोट अपन इंडिया में दे सकते हैं वो 18 साल के बाद दे सकते हैं। ये ऑप्शन इसका 18 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। मताधिकार के लिए जो आयु है वो कितनी है? 18 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 55। विच गैस इज रिलेटेड टू भोपाल गैस ट्रेजिडी, यानी किस गैस ने भोपाल गैस त्रासदी में हजारों जानें ली? तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा गया है। भोपाल गैस त्रासदी में जो हजारें जाने गई थी वो किस गैस की वजह से गई थी? MIC, ठीक है, इसको बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस लीक हो गई थी और भोपाल में हजारों लोग हैं वो मौत की नींद सो गए थे। तो 55 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पेपर का क्वेश्चन तो अपन सॉल्व कर ही रहे हैं, लेकिन ये पेपर में भी बार बार आया, जैसे कि 2017 का पेपर इसमें आया, शायद 2015 में भी आया है, 21 में भी आया है। तो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। 56। ऑन विच बेसिस मध्य प्रदेश इज कंसीडर्ड सेकंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया, यानी किस आधार पर मध्य प्रदेश राज्य भारत का दूसरा बड़ा राज्य है? देखिए अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश जो राज्य है वो चारों ओर से घिरा हुआ है, 5 राज्यों से घिरा हुआ है। अब हमें बताना है कि किस आधार पर मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल के आधार पर यानी कि एरिया, जनसंख्या के आधार पर, उद्योग के आधार पर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करें क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है वो क्या है? राजस्थान है, ठीक है। मध्य प्रदेश नहीं है, राजस्थान है। राजस्थान का एरिया है वो बहुत बड़ा है। लेकिन अगर दूसरे राज्य की बात करें तो क्षेत्रफल के मामले में जो दूसरा सबसे बड़ा राज्य है वो अपना मध्य प्रदेश है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
एरिया में जो पहला नंबर आता है वो अपने राजस्थान का आता है, आरजे यानी राजस्थान। एंड जो सेकंड नंबर है वो किसका है, एमपी का है, मध्य प्रदेश का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन है 57, विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल योगा डे, यानी किस दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये क्वेश्चन आई थिंक एक दो बार और भी पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है प्रतिवर्ष 21 जून को। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 जून को शिल्पा शेट्टी आती हैं और योगा करके दिखाती हैं, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो इसको। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 58, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन अ कैश क्रॉप, यानी निम्न में से कौन सी नकदी फसल है, ऐसी कौन सी फसल है जिसको दो और तुरंत पैसा लो। ठीक है, तो जो कपास है, डी ऑप्शन, इसको नकदी फसल बोला जाता है। कपास में क्या होता है, तुरंत कपास दो और पैसा लो, बहुत जल्दी फसल पक जाती है, तो इसको नकदी फसल भी बोलते हैं। 58 का हो जाएगा डी ऑप्शन। चलो मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 59, द 29th स्टेट ऑफ इंडिया इज, यानी भारत का 29वां राज्य है। तो अभी अभी जो नया राज्य बना हुआ है वो क्या है, वो हमारा तेलंगाना है। 29वां जो राज्य है वो क्या है, तेलंगाना है। और इसकी राजधानी क्या है, तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। सुना होगा आपने, हैदराबाद की राजधानी क्या है, तेलंगाना है। अब शायद इसकी राजधानी है वो बदल गई है, थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लेना, है ना। तेलंगाना की वैसे राजधानी हैदराबाद थी, अब थोड़ा अगर बदल गया हो 2024 में या 23 में, तो हो सकता है कि इसकी कुछ और राजधानी हो। एक बार इसको कंफर्म कर लेना। चलिए 60 क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स डज एमपी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हैव, यानी मध्य प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं। तो मध्य प्रदेश की विधानसभा में जो सीटें हैं वो कुल 230 सीटें हैं। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विधानसभा में 230 सीटें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 61, द ग्लैंड नोन एज मास्टर ग्लैंडेज, यानी मास्टर ग्रंथि कहलाती है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, तो मास्टर ग्रंथि कहलाती है हमारी पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 62, इन विच पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ओजोन लेयर इज फाउंड, यानी ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाई जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत से एक क्वेश्चन जरूर आता है और हो सकता है कि ये क्वेश्चन 2024 में भी पूछ लिया जाए। तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है। एंड ओजोन परत से किस किस गैस के कारण ओजोन परत का क्षरण हो रहा है, तो वो उस गैस का नाम है सीएफसी। इसको बोलते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है 63, ऑन विच डेट डे एंड नाइट बिकम इक्वल ऑन द अर्थ, यानी किस दिनांक को पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। तो जो 21 मार्च का दिन होता है ना, उस दिन संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है 64, द फिनोमेन ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ सनलाइट इनटू 7 कलर इज कॉल्ड, यानी सूर्य के प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होने की घटना कहलाती है। तो सूर्य के प्रकाश का, देखो सूर्य का एक प्रकाश, सूर्य की जो रोशनी होती है ना, उसमें 7 कलर होते हैं। तो इन सातों कलर में अलग अलग में विभक्त होने की जो घटना है वो बाण विक्षेपण कहलाती है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि जब इंद्रधनुष बनता है तो वो किस कारण से बनता है, सूर्य के प्रकाश के बाण विक्षेपण के कारण बनता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 65, द मेन सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, यानी कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है। देखिए कार्बोहाइड्रेट से हमें ज़्यादा एनर्जी मिलती है, और एनर्जी उसी चीज़ से मिलती है जिसमें ज़्यादा फैट हो। ठीक है, अब आप इन्हीं सबको पढ़ के आपको खुद पता चल जाएगा जो सबसे ज़्यादा फैट है वो किस में है। फल और सब्जियां, आलू गेहूं चावल एवं मक्का, दाल मांस एवं अंडा, तेल मक्खन और घी। सबसे ज्यादा जो फैट होता है वो आलू गेहूं चावल व मक्का में होता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 क्वेश्चन है, फॉर्मूला ऑफ द ब्लू बिट्रियल इज, यानी नीला थोथा का सूत्र है, नीला थोथा। तो नीला थोथा बोला जाता है CuSO4 और 5H2O को। ठीक है, CuSO4 5H2O क्या कहलाता है, हमारा नीला थोथा कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 67, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, यानी दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दही में पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दही जो हम खाते हैं उसमें कौन सा अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 68,
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स इन, यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। अलैंगिक प्रजनन किस में होता है? अगला क्वेश्चन है 68, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑक्योर्स इन, यानी अलैंगिक प्रजनन होता है। तो अलैंगिक प्रजनन अमीबा में भी होता है, हाइड्रा में भी होता है और ईस्ट में भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। इन तीनों में ही अलैंगिक प्रजनन होता है, तो इसका आंसर होगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 69, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ आयरन रस्टेज, यानी लोहे पर लगी जंग का रासायनिक सूत्र क्या है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो अगर जंग लोहे पर लगी हुई है तो उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। क्या होता है उसका? Fe2O3 होता है ना। और इसके गुणा में आता है H2O। और अगर अकेली जंग का सूत्र पूछा जाए तो जंग का सूत्र होता है Fe2O3। ठीक है, तो यहाँ पे लोहे पर लगी जंग का सूत्र पूछा गया है। ये ऑप्शन इसका पहला आंसर सही हो जाएगा, Fe2O3 और मल्टीप्लाई में H2O। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 70, टेम्परली मैग्नेट इज मेड अप बाई, यानी अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है? तो अस्थायी जो चुंबक होते हैं वो नर्म लोहे का बनाया जाता है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉफ्ट आयरन। चलिए मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 71, फुल नेम ऑफ एलईडी इज, एलईडी का पूरा नाम है, जो घरों में हम एलईडी बल्ब लगाते हैं उसका पूरा नाम क्या है? तो एलईडी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लाइट इमिटिंग डायोड। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एल से लाइट, ई से इमिटिंग और डी से डायोड। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स ऑल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ अ सेल, यानी कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कोशिका की जो समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं उसको कौन नियंत्रित करता है? तो जो न्यूक्लियस होता है, जिसको केंद्रक बोलते हैं, सी ऑप्शन, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी समस्त जैविक क्रियाएं होती हैं उसको केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस है वो मैनेज करता है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 73, डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ क्लोज्ड सर्किट इज यूजली, यानी बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यता होता है। मान लीजिए यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई है और ये पूरा सर्किट है। तो इसमें जो करंट जाता है वो प्लस से कैसा जाता है, यहाँ से करंट जाएगा, ठीक है, और यहाँ से माइनस बन के वापस लौटेगा। तो इस तरीके से फ्लो होता है। धन से किसकी ओर होता है? ऋण ऋण की ओर फ्लो होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा धन से ऋण की ओर, यानी कि फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंद परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह सामान्यतः धन से ऋण की ओर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 74, विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, यानी कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ग्रीन हाउस गैस वही नहीं होगी जो कि तापमान को ना बढ़ाती हो। मीथेन तो तापमान को बढ़ाती है इसलिए तो होगी। नाइट्रस ऑक्साइड भी बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाता है, लेकिन हाइड्रोजन है वो तापमान को नहीं बढ़ाती है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है वो हाइड्रोजन है। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज, यानी सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है। जैसे इससे पहले यही क्वेश्चन सेम आपका सोशल साइंस में पूछा गया था। तो सबसे बड़ा जो ग्रह है वो हमारा बृहस्पति है, जुपिटर है। इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। जुपिटर क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर डी है। चलो आगे की क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 76, व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ क्लियर विजन फॉर अ हेल्दी आई, यानी स्वास्थ्य नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की न्यूनतम दूरी है। तो स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट देखने की जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर है। और इसको याद रखना, काफी बार परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 77, द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस सीएनजी इज, यानी जो नेचुरल गैस है सीएनजी उसका मुख्य घटक क्या है? ठीक है, मेथेन, ब्यूटेन, ईथेन और ऑक्सीजन। तो प्राकृतिक गैस यानी कि सीएनजी का जो मुख्य घटक होता है वो मेथेन होता है। ए ऑप्शन क्या होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है 78, द कॉमन नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का जो सामान्य नाम होता है वो खाने का सोडा होता है। जो अपन घरों में खाने का सोडा पापड़ में यूज करते हैं ना, और भी बहुत सारी चीजों में यूज किया जाता है,
वो बेकिंग सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको बेकिंग सोडा भी बोलते हैं। तो 78 का आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेकिंग सोडा। ओके, अगला क्वेश्चन है 79। द मेटल विच इज स्टोर्ड इन केरोसिन इज, मिट्टी के तेल में रखी जाने वाली धातु है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया है। तो मिट्टी के तेल में कौन सी धातु रखी जाती है? सोना, तांबा, सोडियम और जस्ता। तो जो सोडियम धातु है उसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सोडियम को कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में रखते हैं, केरोसिन बोला जाता है जिसे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80। पिचर प्लांट इज अ टाइप ऑफ, यानी घटपर्णी है। पिचर प्लांट क्या होता है? एक पौधा होता है जो कि उसके आसपास जैसे ही कोई कीट आता है, छोटा कीड़ा आता है, वो उसको खा जाता है, उसी को पिचर प्लांट बोलते हैं। तो ये क्या है? परिजीवी है, सहजीवी है, मितोपजीवी है और कीटभक्षी है। तो ये छोटे छोटे कीड़ों को खाता है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कीटभक्षी बोलेंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 31 से लेके 80 तक सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। एंड इसका जो थर्ड पार्ट होगा उसमें हम मैथ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो आप उस पार्ट को देख लेना एंड मैथ के जो नोट्स हैं उनको भी बना लेना। एंड में आज आपको एक छोटी सी बात बताने वाला हूँ। बात क्या है कि अगर आपने 2013 से लेके और 2023 तक, ठीक है, अब आप घटाओगे तो 10 मिलेगा, लेकिन ये टोटल 11 पेपर होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें हम 2013 को भी इंक्लूड कर रहे हैं। तो अगर आप इन 11 पेपर को पढ़ोगे, ठीक है, इन 11 पेपर को अच्छे से याद कर लोगे, तो आपके 2024 में 20 नंबर तो आपको यहाँ से मिलने ही वाले हैं। देखो, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो अगर आप 2013 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हो, याद कर लेते हो, तो 20 नंबर तो आपको रिपीटेड क्वेश्चन से ही मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ रहे होंगे जो कि आप पहले से पढ़े होंगे, तो वहां से आपके 20 नंबर पक्के हैं, बिल्कुल एक गांठ बांध लो, है ना। मैंने कम से कम बताया कि 20 नंबर तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और जब आप इन पेपरों को सॉल्व करोगे तो आपसे मैथ के क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन भी बन रहे होंगे, तो ओवरऑल आप मानो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं वो इस बार आने वाले हैं। और ये हमारा पूरा बैच है, इसमें इस बार इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन होगा जितना कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा। अभी तक हम लोगों ने 750 से 800 सिलेक्शन हम हर साल, क्योंकि हमारे बैचेस चल रहे थे, उनसे हम दे रहे थे। लेकिन इस बार हमारा टारगेट है कि कम से कम हम 4 से 5 हज़ार बच्चों का, ठीक है, इसके बीच में कम से कम हमें बच्चों का सिलेक्शन इस बार कराना है। इसलिए तैयारी का स्तर भी हमने बहुत ही अच्छा रखा हुआ है, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ले पाओ और आपका सिलेक्शन है वो आसानी से हो पाए, आपको बेटिंग एटिंग में तो जाना ही ना पड़े, आपका पहली ही मेरिट सूची में सिलेक्शन है वो हो जाए। तो बस आप मेहनत करते रहिएगा, और जो हम क्लासेस डाल रहे हैं, जो भी लाइव क्लासेस चल रही हैं, उनको अटेंड कीजिएगा, उनको पढ़िएगा, उनको समझिएगा, तो आपकी बेहतरीन तैयारी कब हो जाएगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है तो आप लाइव चैट के थ्रू या हमारा जो डाउट सेशन होता है उसमें पूछ सकते हो। तो जल्दी मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय ऑल, लव यू, टेक केयर।